हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा था, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अभी आगे भी कुछ चीज़ें हैं जो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे और आज इस पूरे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट करेंगे। तो आज हम ज़रा ये देखें कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही नहीं बल्कि किसी भी सेंटेंस में, किसी भी टेंस में कभी कभी क्वेश्चन वर्ड के साथ नाउन भी आता है। जैसे अगर हम इस सेंटेंस में देखें तो हमने यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन, तो क्वेश्चन वर्ड के साथ कभी कभी नाउन भी आता है। तो ऐसे में हम क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ नाउन को भी लिखते हैं। बिल्कुल जैसे पहले हम बना रहे थे कि क्वेश्चन वर्ड को हेल्पिंग वर्ब के पहले लिख रहे थे, तो हम क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ में नाउन भी रखेंगे अगर क्वेश्चन वर्ड के साथ कोई नाउन है तो जरा यहाँ देखें। अब यहाँ पे मैंने लिखा क्वेश्चन वर्ड के बाद से मैंने लिखा डू डज हेल्पिंग वर्ब। ये किसी भी सेंटेंस में हो सकता है इस तरह का वाक्य, ऐसा नहीं कि केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आगे बढ़ेंगे, सब्जेक्ट लिखा, फिर मैंने लिखा नॉट, अगर नहीं आया है तो नॉट लिखेंगे अन्यथा नहीं लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसा कि हमने बताया है कि अगर सब्जेक्ट के पहले डू या डज है तो हमें वर्ब में यस यस आई यस नहीं लगाना। आगे बढ़ेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो कि किसको शब्द जोड़ने पर मिलता है। फिर आगे बढ़ेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद जिसको हम क्या शब्द जोड़ने पर मिलता है। फिर आगे बढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर, कैसे शब्द जोड़ने पे मिलेगा। एडवर्ब ऑफ प्लेस, कहाँ शब्द जोड़ने पे मिलेगा। एडवर्ब ऑफ टाइम, कब शब्द जोड़ने पे मिलेगा। और हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का एक और क्रम मैंने बताया है कि अगर हम चाहें तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी पहले लिख सकते हैं। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे तो उसके बाद से फिर टू लिखेंगे, फिर उसके बाद से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो किस ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, किसको बाद में लिखेंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे। देखिए जनरली ऐसा होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है कि उसका विस्तार थोड़ा बड़ा है तो उसको हम बाद में लिखते हैं, और अगर उसका विस्तार थोड़ा छोटा है तो उसको पहले लिख लेते हैं। लेकिन खैर इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। कभी कभी प्रीपोजिशन टू के अलावा भी कुछ लगता है, लेकिन जनरली यही लगेगा अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने पहले लिखा है तो। खैर इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। पहले हम आते हैं कि हमारा जो मूल सेंटेंस है कि हम इंट्रोगेटिव में और भी कई तरह के सेंटेंस आते हैं, तो उसको हम कैसे बनाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा, कहीं कहीं आता है कितना प्लस संज्ञा। जैसे यहाँ पे लिखा कि तुम कितना दूध पीते हो, तुम कितना दूध पीते हो, तो यहाँ कितना ये क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ एक नाउन भी आया। तो क्वेश्चन वर्ड के साथ अगर नाउन भी है तो हम क्वेश्चन वर्ड के साथ ही नाउन को लिख देंगे। उसके बाद से हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद से सब्जेक्ट, उसके बाद से हाउ मेनी प्लस नाउन, ये भी कितना और संज्ञा, फिर कौन सा प्लस संज्ञा, फिर किसका प्लस संज्ञा। जैसे अगर कहा जाए कितना दूध, फिर हमने कहा कितनी किताबें, फिर मैंने कहा कौन सा घर, कौन सी मकान, कौन सा लड़का, फिर कहा कि किसका बैग, किसका घर, किसकी कलम। तो इस तरह की जब चीजें आती हैं तो हम क्वेश्चन वर्ड के साथ नाउन को भी साथ में लिखते हैं। अब कितना शब्द के लिए दो शब्द है, एक है हाउ मेनी और एक है हाउ मच। तो अगर सेंटेंस में अगर हमारा नाउन ऐसा है जिसको हम गिन सकते हैं, अगर हमारा नाउन ऐसा है जिसको हम गिन सकते हैं, तो उसके साथ हम हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे। तो हमने लिखा, अगर लिखा यहाँ पे कि लिखा कितने विद्यार्थी, तो विद्यार्थियों को हम गिन सकते हैं, तो कितने के लिए हम हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे, और जो उसके साथ जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा, वो वचन होगा। आगे अगर संज्ञा ऐसी है जिसको हम गिन नहीं सकते तो उसके साथ हम हाउ मच का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने लिखा हाउ मच प्लस नाउन। उसी तरह से अगर कहा जाए कौन सा, कौन सी, तो यहाँ पे लिखेंगे विच प्लस नाउन। कहीं कहीं व्हाट प्लस नाउन भी लिखते हैं, लेकिन वो इनफॉर्मल होता है। अगर हम देखें तो विच प्लस नाउन, देखिए व्हाट प्लस नाउन भी स्पीकिंग के फील्ड में इसका भी यूज किया जाता है। जैसे अगर कहा जाए कि विच बुक, व्हाट बुक भी बोलते हैं। आगे हुज प्लस नाउन, किसकी किताब, तो यहाँ पे हमने लिखा कि हुज बुक। अब हम आते हैं सेंटेंस के जरिए शब्द, तो हम हाउ मेनी का प्रयोग कहाँ करेंगे। अगर नाउन को हम गिन सकते हैं तो उसके लिए हम हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे, और अगर हम नाउन को गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल है, तो हम उसके लिए हाउ मच का प्रयोग करेंगे। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले लिखना है, पहला हमारा सेंटेंस है तुम कितना दूध पीते हो, तुम कितना दूध पीते हो, तो कितना प्लस संज्ञा दूध। तो हम सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन। तो कितना दूध, दूध को हम गिन नहीं सकते, ये अनकाउंटेबल है, इसलिए हम इसके लिए लिखेंगे हाउ मेनी।
हाउ मच, सॉरी, हाउ मच, दूध के लिए हम लिखेंगे हाउ मच, हाउ मच। तो यहां पे लिखें हाउ मच, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन, तो लिखें कितना के लिए हाउ मच, हाउ मच। इसके साथ जो नाउन है कितना के साथ, उसको भी यहां लिखें, तो सॉरी, हाउ मच, उसके बाद से लिखेंगे नाउन, तो नाउन हमारा है दूध, तो हो जाएगा मिल्क, हाउ मच मिल्क। उसके बाद से हम बढ़ेंगे डू डज पर, डू डज भी लिखना है, तो डू डज हम किसके अनुसार लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, कौन, दूध कौन पी रहा है, तो तुम, तो तुम मतलब यू, तो यू के लिए हमें क्या लिखना है, डू डज में से डू, आई, वी, दे, यू, और बहुवचन करता है तो हमें लिखना है डू, तो हमने यहां पे लिखा डू। उसके बाद से हमने हाउ मच लिखा, फिर नाउन लिखा, फिर हम डू डज लिखेंगे, उसके बाद से हम बढ़ेंगे सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम, तो यानी कि यहां पे हो गया यू, हाउ मच मिल्क डू यू। उसके बाद से आगे बढ़ेंगे नॉट, नहीं अगर है तो नॉट लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद, और नहीं तो सब्जेक्ट के बाद से नॉट ना लिख करके डू को डोंट बना दे, ये भी ऑप्शन है। अगर कुल मिला के अगर नहीं शब्द आया है तो नॉट सब्जेक्ट के बाद लिखें, नहीं तो नॉट नहीं लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब हमारा क्या है, पीना, तो हो जाएगा हमारा ड्रिंक, ड्रिंक। अब हमको देखना है कि ये जो वर्ब हमारा होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। अब सवाल ये है कि क्या यस यस आई यस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पे तो लगाते हैं, लेकिन अगर सब्जेक्ट के पहले डू डज है, अगर सब्जेक्ट के पहले डू डज है, या फिर सब्जेक्ट के बाद से डू नॉट या डज नॉट है, तो हमें वर्ब में यस यस आई यस नहीं लगाना है, तो नहीं लगाना है, यानी कि वर्ब हमारा हुआ कंप्लीट। तो हमने इस सेंटेंस में जो कुछ भी जो शब्द थे, उन सारे शब्दों को हमने लिख लिया है। हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक, यानी कि ये सेंटेंस हमारा हुआ कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस पर, रोहित कितने विद्यार्थियों को पढ़ाता है, तो सबसे पहले हम आते हैं कितने विद्यार्थियों, तो सबसे पहले हम लिखें कितने के लिए क्या लिखेंगे, अब देखिए विद्यार्थियों, विद्यार्थियों को हम गिन सकते हैं, तो गिनने वाली संज्ञा है, इसलिए हम यहाँ पे हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे, तो हाउ मेनी का प्रयोग करें, तो ये लिखेंगे हाउ मेनी, तो यहां लिखें हाउ मेनी। उसके बाद से हम लिखेंगे नाउन, तो हाउ मेनी नाउन, नाउन हमारा क्या है, विद्यार्थियों, स्टूडेंट, हाउ मेनी स्टूडेंट। अब सवाल ये कि हाउ मेनी के साथ अगर देखें, अगर तो ये लिखा है विद्यार्थियों, कितने विद्यार्थियों, तो ये बहुवचन है, तो यहां हो जाएगा हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स। तो नाउन और हेल्प, ये क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन हमने लिख लिया। अब आगे हमने, अब हमको क्या लिखना है, क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन लिखा, उसके बाद से डू डज पर आए, तो डू डज लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, रोहित, रोहित है एक वचन पुल्लिंग, तो आपको पता है कि अगर ही सी इट और एक वचन करता है तो हमें लिखना है डज, ही सी इट और एक वचन करता है तो लिखना है डज, तो हम लिखेंगे डज, तो डज लिखेंगे यहां पे रोहित के अनुसार डज। ध्यान रहे कि डू डज का प्रयोग हमें सब्जेक्ट के अनुसार करना है, सब्जेक्ट कौन है, रोहित कितने विद्यार्थियों को पढ़ाता है, कौन पढ़ाता है, रोहित पढ़ाता है, तो कौन का ही जवाब यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, तो रोहित पढ़ाता है, रोहित हमारा एक वचन पुल्लिंग है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा डज, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार ही डू डज हमको लिखना है, तो रोहित एक वचन है इसलिए हमने लिखा डज। आगे बढ़ेंगे, तो हमने लिखा क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज, फिर आगे लिखेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा है रोहित, तो लिखा हमने रोहित, रोहित। आगे बढ़ेंगे नॉट, तो नहीं हमारे सेंटेंस में आया नहीं है, नहीं नहीं आया है तो हमको नॉट नहीं लिखना है। आगे बढ़ेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, वर्ब हमारा है पढ़ाना, पढ़ाने की के लिए क्या लिखेंगे टीच,
ध्यान रहे कि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। अब सवाल यह है कि यस यस आई यस, तो हमने इसके पहले भी बताया है, आज भी फिर बता रहे हैं कि हम अगर हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले डू डज है या सब्जेक्ट के बाद से डू नॉट या डज नॉट है, तो वर्ब में यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस आई यस नहीं लगाना, यानी कि वर्ब हमारा कंप्लीट है। आगे बढ़ेंगे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो तो दिया, ये विद्यार्थी ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है एक तरीके से देखा जाए, और यहां भी देखा जाए तो दूध हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और उसके बाद से दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कि यह सेंटेंस भी हमारा कंप्लीट है। लगभग सारी चीजों को हमने लिख लिया है, ये सब्जेक्ट सब कुछ लिख लिया। हाउ मेनी स्टूडेंट्स डज रोहित टीच, सेंटेंस हमारा हुआ कंप्लीट। अगर यहां नॉट आया होता, अगर नहीं आया होता, तो यहां पे हम रोहित के बाद से नॉट लगाए होते। अगर नहीं आया होता तो सब्जेक्ट के बाद से हम नॉट लगाते या फिर डज को डजंट बना देते। अगर हम चाहे नहीं आए तो चाहे तो सब्जेक्ट के बाद से नॉट लगा दे और चाहे डज को डजंट बना दे, हो जाएगा। ये हमारा कंप्लीट हुआ। हाउ मेनी स्टूडेंट्स डज रोहित टीच। आगे बढ़ते हैं, इस पर आते हैं। वह कौन सी किताब का अध्ययन करता है? कौन सी किताब, यहां भी आपका क्वेश्चन वर्ड है कौन सी, और इसके साथ एक जो नाउन है किताब। तो कौन सी किताब, तो कौन सी के लिए हम क्या लिखेंगे? यहां मैंने लिखा है कौन सी, कौन सा, तो या कौन किताब, तो इसका मतलब यहां पे लिखना है विच, तो हम यहां लिखेंगे विच। उसके बाद से लिखेंगे कौन सी प्लस नाउन, तो जैसा कि हमारे नियम में है, तो कौन सी प्लस किताब यानी कि बुक। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन लिखा, फिर उसके बाद से डू डज लिखेंगे। तो डू डज में क्या लिखें? सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह, तो यानी कि ही, तो ही सी इट और एक वचन अगर करता है, अगर ही सी इट और एक वचन करता है तो हमें लिखना है डज, तो हम यहां लिख देंगे डज। तो क्वेश्चन वर्ड नाउन प्लस डू डज लिखा, उसके बाद से लिखना है सब्जेक्ट। कौन, अध्ययन कौन कर रहा है? तो वह अध्ययन कर रहा है, तो वह की अंग्रेजी लिखेंगे, यानी कि वह हमारा सब्जेक्ट है, तो हमने लिखा वह यानी कि ही। तो ये सब्जेक्ट भी लिख लिया। अब नॉट, तो नहीं शब्द आया नहीं है इसलिए हमें नॉट नहीं लिखना है। आगे बढ़ेंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब हमारा है अध्ययन करना, स्टडी। अब उसके बाद से यस यस आई यस नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि अगर सब्जेक्ट के पहले डू डज है, अगर सब्जेक्ट के पहले डू डज है तो वर्ब में यस यस आई यस नहीं लगाना है। तो विच बुक डज ही स्टडी। अब यहाँ पे सेंटेंस में कुछ बचता नहीं है, सेंटेंस पूरा कंप्लीट है। विच बुक डज ही स्टडी, तो यहाँ सेंटेंस कंप्लीट। आगे बढ़े। यह लड़का किसकी कलमें चुराता है? यह लड़का किसकी कलमें चुराता है, तो यहां भी हमारा आया किसकी प्लस कलमें, तो क्वेश्चन वर्ड के साथ एक नाउन आया किसकी कलमें, तो यहां पे इसकी इंग्लिश लिखे पहले, यानी कि क्वेश्चन वर्ड, तो लिखा हमने हुज। उसके बाद से इसके साथ वाला नाउन लिखेंगे, तो हुज पेन्स, हुज पेन्स। आगे बढ़ेंगे। डू डज सब्जेक्ट के अनुसार, तो यह लड़का, यह एक वचन है, कर्ता हमारा एक वचन है, तो ही सी इट, और एक वचन है तो हमें लिखना है डज, तो हम लिखेंगे यहां पे डज। उसके बाद से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? कौन चुराता है? वो यह लड़का, तो यहां लिखेंगे दिस बॉय। आगे बढ़ेंगे। नॉट, नहीं आया है तो नॉट नहीं लिखना है। आगे बढ़ेंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब हमारा है चुराना, स्टील। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे यस यस आई यस, हमें पता है कि सब्जेक्ट के पहले डू डज है तो वर्ब में यस यस आई यस नहीं लगाना है। आगे बढ़ेंगे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जिसके साथ क्वेश्चन वर्ड जुड़ा है। आगे और कुछ नहीं है। हुज पेन्स डज दिस बॉय स्टील, यहाँ पे यस यस आई यस नहीं लगाना, ये भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब बार बार हम आई एस का जिक्र करते हैं, ये हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि अगर
कहाँ, SES की चर्चा मैं बार बार कर रहा हूं। हो सकता है कि आपको लगे, पहली बार अगर ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये चीज कहां से लाए हैं आप। तो ये स्टडी, अगर यहाँ पे हमें यहाँ पे यस लगाना है तो कैसे लगाएंगे यस। देखिए, अगर y के ठीक पहले y के ठीक पहले AEIOU अगर है, इसके पहले यू है, अगर वॉवेल है तो आप यहाँ पे अगर लगाना है तो यस लगाएंगे। देखिए, यहां लगाना है तो क्या करेंगे, y को हटाएंगे और जोड़ देंगे IES। इसी IES की मैं चर्चा करता हूं। खैर, कभी कभी ये जो क्वेश्चन वर्ड है ये सब्जेक्ट के साथ भी आते हैं, तो इसमें हमको हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखना है। जैसे अगर लिखा है यहाँ पे कि कौन सा लड़का फूल तोड़ता है, पिछले वाक्यों में अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्ट के साथ आ रहा था, लेकिन यहाँ पे ये सब्जेक्ट के साथ है, तो इसको थोड़ा अलग तरीके से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, लिखेंगे कौन सा यानी कि विच, फिर लिखा लड़का बॉय, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, तो विच बॉय, फिर लिखेंगे वर्ब। अब हमको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखना है, यानी कि डू डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं लिखना है। वहां पे कहा क्या कर रहे थे, पहले क्वेश्चन वर्ड लिख रहे थे, फिर उसके बाद से उसके साथ वाले नाउन को, यानी कि वो ऑब्जेक्ट के साथ होता तो नाउन को लिखते थे, क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन, और उसके बाद से डू डज फिर सब्जेक्ट। देखिए, ये तो सब्जेक्ट के ही साथ है, तो यहाँ पे बिल्कुल सब्जेक्ट के साथ लिखेंगे। देखने में इंट्रोगेटिव है लेकिन बिल्कुल अफर्मेटिव के जैसे बनाएंगे। तो लिखा है विच बॉय, सब्जेक्ट के साथ है, कौन सा लड़का फूल तोड़ता है, यानी कि फूल तोड़ने वाला व्यक्ति ही सब्जेक्ट है, फूल तोड़ने वाला व्यक्ति ही लड़का ही सब्जेक्ट है, तो ये लड़का ही सब्जेक्ट है। तो क्वेश्चन वर्ड आया है हेल्प सब्जेक्ट के साथ, तो यहाँ पे लिखेंगे विच बॉय, और यहाँ पे डू डज न लिख करके हम इसको लिखेंगे तोड़ता है, प्लग। अब इसके साथ हमें क्या लिखना है, अब देखिए बिल्कुल अफर्मेटिव के जैसे बनाएंगे इसको, देखने में इंट्रोगेटिव है, यहाँ पे डू डज नहीं लगाना। अच्छा, डू डज नहीं लगा है, अगर डू डज सब्जेक्ट के पहले नहीं है तो हमें वर्ब में यस भी लगाना है, तो यहाँ पे लगा देंगे यस। तो हु, क्योंकि ये लड़का हमारा एक वचन है, तो यहाँ लगा देंगे विच बॉय प्लस प्लस, विच बॉय प्लस प्लस, तो ये सेंटेंस हमारा ऐसे बनेगा। अब एक चीज हम आपको बताएं कि कई बार हम IES का जिक्र करते हैं। अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे होंगे तो आपके मन में एक संशय पैदा होगा कि IES की बात आप क्यों कर रहे हैं, ये कहां से आया। तो आपको मैं बताऊं कि अगर एक वचन करता है और यस लगाना है, तो फिर अगर देखिए, अगर वाई है वर्ब के अंत में, तो अगर वाई के ठीक पहले AEIOU अगर है तो हम यस जोड़ देंगे। लेकिन अगर वाई के ठीक पहले AEIOU न हो बल्कि कॉन्सोनेंट हो, मतलब वावेल ना होकर के कॉन्सोनेंट है, तो वहां पे हम वाई को हटाते हैं और IES जोड़ देते हैं। इसी IES की चर्चा मैं कर रहा हूं, तो कोई संशय नहीं होना चाहिए। अब अगला जरा देखें, ये 3 सेंटेंस है, क्या से रिलेटेड है, यहां भी क्या है, यहां भी क्या है, यहां भी क्या है। तो ये देखिएगा, ये दोनों सेंटेंस क्या से शुरू हो रहे हैं। तो इसमें एक सेंटेंस ऐसा है जो हम जिसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा गया क्या वह स्कूल जाता है, तो अगर जाता है तो बोल देंगे हाँ, आपका जवाब कंप्लीट। अगर नहीं जाता है तो बोल देंगे नहीं, आपका जवाब कंप्लीट। तो यहाँ जरा देखिएगा, यहाँ पे लेकिन अच्छा, यहाँ पे अगर कह रहा है कि क्या तुम्हें परेशान करता है, तो यहाँ आपका जवाब हाँ या ना से कंप्लीट नहीं होगा, यहाँ आपको पूरा जवाब देना पड़ेगा। लेकिन दूसरी चीज की यहाँ पे एक और अंतर है, क्या कि यहाँ पे जाने वाला व्यक्ति कौन है, सब्जेक्ट वह है, यहाँ पे सब्जेक्ट मौजूद है, और यहाँ पे कह रहा है क्या तुम्हें परेशान करता है, परेशान करने वाली चीज ही सब्जेक्ट है, लेकिन वह सब्जेक्ट यहाँ पे दिया नहीं है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के जगह पे है तो इंट्रोगेटिव, बिल्कुल सब्जेक्ट की जगह पे ही इसको यूज कर देंगे व्हाट को, और ये बिल्कुल अफर्मेटिव के जैसे बनाएंगे, यानी कि यहाँ पे डू डज का प्रयोग नहीं होगा। तो क्या तुम्हें परेशान करता है, तो इन दोनों में दूसरी चीज क्या, अगर यहाँ पे देखें तो सब्जेक्ट के ही बारे में सवाल किया गया है, सब्जेक्ट के ही बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे हम बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे डू डज, तो सब्जेक्ट हमारा है ही, तो ही सी इट और एक वचन अगर है तो हमको लिखना है डज, और अगर आई वी दे यू और वह वचन है तो लिखना है डू, तो ये हमने लिखा डज। उसके बाद से लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है वह ही, उसके बाद से लिखेंगे वर्ब, वर्ब हमारा क्या है जाना, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो,
अब हम पहले भी इसकी चर्चा की है कि अगर सब्जेक्ट के पहले डू डज है या सब्जेक्ट के बाद से डू नॉट या डज नॉट है तो वर्ब में यस यस आई यस नहीं लगाना। तो यहाँ पे यस यस आई यस नहीं लगाएंगे। डज ही गो, अब कहाँ जा रहा है? स्कूल। तो जब भी व्यक्ति कहीं जा रहा है तो जिस दिशा में जाएगा, जिस स्थान पर जाएगा, उस स्थान के नाम के पहले टू लगाएंगे। और अगर वो व्यक्ति किसी व्यक्ति के पास जा रहा है तो जिस व्यक्ति के पास जा रहा है उसके पहले भी टू लगाएंगे। अगर राकेश के पास जा रहा है तो लिखेंगे टू राकेश। तो अगर किसी व्यक्ति के पास जा रहा है तो उस व्यक्ति के नाम के पहले टू लगाएंगे। अगर कहा जाए कि वो तुम्हारे पास जाता है तो लिखेंगे टू यू। तो यहां पे लिखेंगे आप टू स्कूल। ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट। डज ही गो टू स्कूल। अगला सेंटेंस हमारा है क्या तुम्हें परेशान करता है। यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट के ही जगह पे इसको लिख देंगे। दूसरी चीज कि यह जो है बिल्कुल अफर्मेटिव के जैसे बनाएंगे, देखने में इंट्रोगेटिव है तो हम लिखेंगे सबसे पहले व्हाट। उसके बाद से डू डज यहाँ पे नहीं लगाना है, यह गलती नहीं करना है तो लिखेंगे सब्जेक्ट। यानी कि क्या वाले सेंटेंस में क्या से शुरू हुआ है और अगर सब्जेक्ट नहीं दिया है तो और सब्जेक्ट के ही बारे में पूछ रहा है। आप देखें इस सेंटेंस को, क्या तुम्हें परेशान करता है, यानी कि परेशान करने वाली चीज ही सब्जेक्ट है और इसी के बारे में पूछ रहा है, यही चीज पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको डू डज नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे वर्ब। तो वर्ब हमारा है परेशान करना, ट्रबल। दूसरी चीज कि यहाँ पे यस यस आई यस भी लगाना है। अगर क्योंकि यस यस आई यस कहाँ नहीं लगाना है, अगर आपका सब्जेक्ट के पहले डू डज है तो हमको यस यस आई यस नहीं लगाना, तो अब हमको यस यस आई यस नहीं लगाना है। लेकिन यहाँ तो अगर सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है ही नहीं है और डू डज भी नहीं लगाया, सब्जेक्ट नहीं है तो डू डज नहीं लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे व्हाट ट्रबल। अब यहाँ पे यस यस आई यस भी लगाएंगे। तो देखिए ता है और ती है तो एक वचन भी लगे, ता है ती है का मतलब एक वचन और एक वचन है तो यस यस आई यस भी लगा देंगे। तो व्हाट ट्रबल्स, अब किसको? तुम्हें, तो यू। व्हाट ट्रबल्स यू। अब जरा इस सेंटेंस को देखें, यहाँ पे देखिए ये दोनों सेंटेंस क्या से शुरू हुए थे? यहाँ पे सब्जेक्ट था, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं था। यहाँ सब्जेक्ट के ही बारे में पूछा गया था और यहाँ पे किसी और चीज के बारे में पूछा गया। जरा इसको देखें, क्या शब्द अगर बीच में आए तो सबसे पहले आपको लिखना है क्वेश्चन वर्ड, तो लिखेंगे आप व्हाट। उसके बाद से आप लिखेंगे डू डज। क्या अगर बीच में है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी कि क्या की अंग्रेजी। उसके बाद से आप लिखेंगे डू डज सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट आपका है यू। तो अगर आई वी दे यू और बहुवचन है तो आपको लिखना है डू। उसके बाद से आप लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका क्या है? तुम, यू। तो व्हाट डू यू। उसके बाद अगर नहीं होता तो नॉट लगाते, नहीं दिया है। आगे बढ़ेंगे, वर्ब। वर्ब हमारा क्या है? करना, तो हो जाएगा डू। अब एक भ्रम की स्थिति ये होगी कि ये डू ये भी है ये भी, तो अंतर क्या है? अंतर ये है कि ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और ये आपका है मेन वर्ब, करना। अच्छा, जब डू डज सब्जेक्ट के पहले है तो वर्ब में यस यस आई यस नहीं लगाएंगे। तो इसके साथ आपका ये प्रेजेंट इनडेफिनिट का जो पार्ट है वो खत्म हुआ। अब इसके बाद से हम अगला पढ़ेंगे। मुझे लगता है कि अगर इसको एक बार दो बार ध्यान से आप पढ़ेंगे तो आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।